आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल का एक लाइटर वर्जन बनाया जा रहा है और ये वर्जन कहलाएगा ब्रह्मोस एनजी। कई लोग इस प्रोग्राम को बोलते हैं ब्रह्मोस मिनी, क्योंकि ये मिसाइल सिस्टम रेंज तो अभी की ब्रह्मोस मिसाइल के बराबर ही रखेगा, यानी कि 290 किलोमीटर की, और इसकी मैक्सिमम स्पीड भी लगभग 3.5 माक की ही होगी। लेकिन इस मिसाइल का वजन 1.5 टन होगा, यानी कि अभी की ब्रह्मोस मिसाइल से लगभग आधा। साथ ही इस मिसाइल का डायमीटर भी कम होगा और लेंथ में भी ये मिसाइल लगभग 3 मीटर छोटी होने वाली है। कॉम्पैक्ट होने के कारण ये मिसाइल छोटे एयरक्राफ्ट के ऊपर माउंट की जा सकेगी, जैसे कि आने वाले लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A ऐसी 2 मिसाइल कैरी करने में सक्षम होंगे। वहीं भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI लगभग 5 ऐसी मिसाइल कैरी करने में सक्षम होंगे और इस तरीके का फायर पावर इन फाइटर जेट्स की लैंड अटैक कैपेबिलिटी और एंटी शिपिंग कैपेबिलिटीज को बहुत ज्यादा बढ़ा देगी। लेकिन आपका क्वेश्चन होगा कि आज हम इस मिसाइल के बारे में बात क्यों कर रहे हैं, तो उसका कारण है कि इस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में यूज होने वाला इंजन अपने डेवलपमेंटल साइकिल के काफी ज्यादा एडवांस स्टेज में पहुंच चुका है। लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से इस मिसाइल में यूज किया जाने वाला इंजन आने वाले 6 से 8 महीने के अंदर अपने ट्रायल शुरू कर देगा, यानी कि इस इंजन को लेकर फैब्रिकेशन प्रोसेस शुरू कर दिया गया है और जल्दी इस इंजन को लेकर टेस्टिंग शुरू की जाएगी। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसमें यूज होने वाला इंजन साइज और वेट में अभी के इंजन से काफी ज्यादा कम होने वाला है। बावजूद उसके परफॉर्मेंस में ये इंजन अभी के ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के इंजन से ज्यादा बेहतर होगा। अगर ब्रह्मोस की बात की जाए तो ब्रह्मोस एक 2 स्टेज वाली मिसाइल है। इस मिसाइल की पहली स्टेज एक सॉलिड रॉकेट बूस्टर है और इस सॉलिड रॉकेट बूस्टर की मदद से ये मिसाइल लॉन्च के बाद सुपरसोनिक स्पीड पर पहुंच जाती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि रैमजेट इंजन स्पीड 0 से स्टार्ट नहीं होते हैं, उनको स्टार्ट करने के लिए एक सेकेंडरी इंजन की जरूरत पड़ती है और इस सेकेंडरी इंजन की मदद से मेन मिसाइल एक डिजायर्ड स्पीड तक जाती है। ब्रह्मोस मिसाइल के केस में ये सेकेंडरी इंजन का काम सॉलिड रॉकेट बूस्टर करता है और जब ये मिसाइल एक डिजायर्ड स्पीड पर पहुंच जाती है तो ये सॉलिड रॉकेट बूस्टर बंद हो जाता है और उसके बाद इस मिसाइल की सेकेंड स्टेज ऑन हो जाती है। इस मिसाइल के सेकेंड स्टेज में लिक्विड फ्यूल का प्रयोग किया जाता है और इसी लिक्विड फ्यूल की मदद से रैमजेट इंजन चलता है। रैमजेट इंजन की मदद से ये मिसाइल सुपरसोनिक स्पीड तक जाती है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ब्रह्मोस मिसाइल में स्टेज 1 और स्टेज 2 सेपरेट नहीं होते हैं, यानी कि सॉलिड रॉकेट बूस्टर इस मिसाइल से अलग नहीं होता है। इंस्टेड अंदर की जली हुई मोटर बाहर फ्लश आउट कर दी जाती है और इस मिसाइल की केसिंग का प्रयोग किया जाता है कंबशन को सस्टेन करने के लिए। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अभी की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल लगभग 65% इंडियन कंपोनेंट से बनाई जाती है और रिमेनिंग 35% कंपोनेंट रशियन है। अगर रशियन कंपोनेंट्स की बात की जाए तो इनमें 2 बड़े कंपोनेंट्स हैं जिनको भारत इंडिजिनाइज करने की कोशिश कर रहा है और ये कंपोनेंट्स काफी ज्यादा क्रूशियल कंपोनेंट्स हैं। एक है इस मिसाइल में यूज होने वाला सीकर असेंबली और दूसरा है इसमें यूज होने वाला रैमजेट इंजन। अगर इस मिसाइल में यूज होने वाली सीकर असेंबली की बात की जाए तो भारत की तरफ से एईसा सीकर असेंबली बना ली गई है और आने वाले मिसाइल सिस्टम्स में यही एईसा सीकर असेंबली लगाई जाएगी, यानी कि जो ब्रह्मोस मिसाइल ऑलरेडी काफी ज्यादा एक्यूरेट है, एईसा सीकर आ जाने के बाद में ये मिसाइल जैम प्रूफ और उसके अलावा और भी ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगी। साथ ही ब्रह्मोस एनजी के लिए जो इंजन बनाया जा रहा है वो ऑलरेडी काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट इंजन है, लेकिन साथ ही उस इंजन की कैपेबिलिटीज भी अभी के इंजन से बेहतर है। ये इंजन छोटा और कॉम्पैक्ट होने के साथ साथ काफी ज्यादा एफिशिएंट होने वाला है और इसी वजह से कम फ्यूल के साथ में ब्रह्मोस एनजी उतनी ही रेंज रखेगी। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस इंजन का जो स्पिन ऑफ होगा वो एग्जिस्टिंग ब्रह्मोस मिसाइल को और भी ज्यादा केपेबल बना देगा, यानी कि ब्रह्मोस मिसाइल के आने वाले वेरिएंट, चाहे वो ब्रह्मोस एक्स हो, यानी कि वो मिसाइल जो लगभग 4.5 माक की स्पीड रखेगी, या ब्रह्मोस एनजी जो कि काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट सिस्टम होने वाली है, ये सारी की सारी मिसाइल काफी ज्यादा केपेबल मिसाइल सिस्टम्स होंगे और परफॉर्मेंस के मामले में ये मिसाइल सिस्टम अभी की ब्रह्मोस मिसाइल से काफी ज्यादा बेहतर होने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं अपने अगले टॉपिक के बारे में। BMEL की तरफ से 2 हाई मोबिलिटी व्हीकल कॉन्सेप्ट्स को रिलीज किया गया है। अगर इन कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से देखा जाए तो समझ में आता है कि BMEL की तरफ से 2 नेक्स्ट जनरेशन हाई मोबिलिटी व्हीकल्स बनाने की कोशिश की जा रही है। BMEL एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, यानी कि एक सरकारी कंपनी है, जहां BMEL का मतलब है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। भारतीय थल सेना के रिक्वायरमेंट के लिए ज्यादातर ट्रक्स इसी कंपनी द्वारा बनाए जाते हैं। माना जाता है कि भारत में लगभग 1000 तात्रा ट्रक्स हैं और इनमें से ज्यादातर ट्रक भारत में BMEL ने ही बनाए हैं। और अब जब BMEL की तरफ से 2 नए ट्रक कॉन्सेप्ट रिलीज किए गए हैं तो ऐसा लगता है कि BMEL की तरफ से जो हिस्टोरिक अप्रोच थी, यानी कि लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग, उससे दूर जाने का प्लान बना लिया है और अब आने वाले समय में BMEL की तरफ से अपने खुद के डिजाइन भारतीय थल सेना को ऑफर किए जाएंगे
अगर आप इन डिजाइन्स को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा कि डिजाइन काफी ज्यादा इनोवेटिव डिजाइन हैं। BMEL की तरफ से 2 कॉन्सेप्ट रिलीज किए गए हैं। जो पहला कॉन्सेप्ट है उसे स्टेज 1 कहा गया है और दूसरा कॉन्सेप्ट स्टेज 2 कहलाता है। यानी कि ऐसा लगता है कि BMEL की तरफ से केवल एक ट्रक कॉन्सेप्ट बनाया जाएगा और उसी में इंक्रीमेंटल चेंज करके स्टेज 2 बनाया जाएगा। यानी कि बेस प्रोफाइल दोनों ही प्लेटफॉर्म की सेम होने वाली है, लेकिन रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्टेज 2 को और ज्यादा ऑप्टिमाइज किया जाएगा, जिससे इस हाई मोबिलिटी ट्रक की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। अगर आप स्टेज 1 को ध्यान से देखते हैं, यानी कि स्क्रीन के ऊपर दिए गए ग्राफिक्स को अगर ध्यान से देखते हैं तो समझ में आएगा कि स्टेज 1 भी एक एग्जिस्टिंग डिजाइन का मॉडिफिकेशन है। अगर आप फ्रंटल प्रोफाइल को सामने की ओर से ध्यान से देखते हैं तो समझ में आता है कि इस डिजाइन में ऊपर की तरफ एडिशनल लाइट्स प्रोवाइड की गई हैं, जिसके वजह से इस सिस्टम की रात की विजिबिलिटी काफी बेहतर हो जाएगी। वहीं पर अगर बात की जाए एक्सेसरी प्लेसमेंट की, जैसे कि फोकस लाइट्स, उनको भी इस सिस्टम में काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज तरीके से प्लेस किया गया है, जिसके वजह से रेडिएटर में जा रही हवा सामने की ओर से ब्लॉक नहीं होगी, जिसके वजह से ओवरऑल कूलिंग काफी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। इसके अलावा रेडिएटर ग्रिल का पैटर्न भी काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज किया गया है और इस ऑप्टिमाइजेशन के वजह से कूलिंग और ज्यादा बेहतर हो जाएगी। हालांकि इस अप्रोच के कारण इस ट्रक के लुक्स थोड़े खराब होंगे, लेकिन परफॉर्मेंस काफी ज्यादा बेहतर होने वाली है। अगर फ्रंटल प्रोफाइल को सामने की ओर से ध्यान से देखा जाए तो एक चीज समझ में आता है कि लाइटिंग के ऊपर काफी ज्यादा ध्यान दिया गया है। चाहे ये ऊपर की तरफ ऑक्सिलरी लाइट्स हो, फोकस लाइट्स हो या नीचे की तरफ मेन हेडलाइट्स, इन सभी को काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज किया गया है। अगर मेन हेडलाइट के पैटर्न को आप देखेंगे तो इनको साइड बाय साइड से मूव करके एक के ऊपर एक किया गया है और माना जाता है कि इस तरीके के हेडलाइट प्लेसमेंट की वजह से कवरेज एरिया काफी ज्यादा बेहतर हो जाता है। जिस तरीके की टेरेन में आमतौर पर भारतीय थल सेना के ट्रक्स काम करते हैं, वहां पर लाइटिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा जिस तरीके के वेदर में भारतीय थल सेना के ट्रक्स ऑपरेट करते हैं वो भी काफी ज्यादा डिफरेंट होता है, चाहे वो राजस्थान की जला देने वाली गर्मी हो या लद्दाख की जमा देने वाली सर्दी। और इसी वजह से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि इस तरीके के ट्रक्स में कूलिंग मैकेनिज्म काफी ज्यादा रगेड हो। और अगर आप डिजाइन को ध्यान से देखते हैं तो ये समझ में आता है कि BMEL की तरफ से इसके ऊपर भी काफी ज्यादा फोकस रखा गया है। फ्रंटल चेंज के अलावा अगर आप इस सिस्टम का ग्राउंड क्लियरेंस देखें तो वो भी बेहतर हुआ है और चांसेस हैं कि इंजन, गियर और ट्रांसमिशन में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट किया गया हो। हालांकि अभी तक इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा डिटेल्स पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन ये ऑब्वियस चेंजेस होते हैं। वैसे जैसे ही ये रिपोर्ट निकल कर आई थी तो कई सारे डिफेंस लवर्स की तरफ से एक क्वेश्चन निकल कर आया था कि अगर ट्रक्स की बात की जाए तो टाटा और अशोक लेलैंड काफी अच्छे ट्रक्स बनाते हैं, ऐसे में BMEL को ट्रक बनाने की जरूरत क्या है। देखिए, BMEL के पास में इनॉर्मस फैसिलिटीज हैं और इस तरीके की फैसिलिटीज के साथ में अगर BMEL नई टेक्नोलॉजीज के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करता है तो आने वाले समय में BMEL रेलेवेंट नहीं रहेगा। और इस तरीके की फैसिलिटीज के साथ में अगर कोई कंपनी रेलेवेंट नहीं रहती है तो कहीं ना कहीं ये कंपनी भारत सरकार के लिए दूसरा एयर इंडिया बन जाएगा। और इसी वजह से ये काफी ज्यादा जरूरी है कि BMEL नई टेक्नोलॉजीज के ऊपर इन्वेस्ट करे और ज्यादा एफिशिएंटली परफॉर्म करे। रही बात टाटा ट्रक्स और अशोक लेलैंड की, तो इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट्स काफी ज्यादा बड़ी हैं और ये तीनों कंपनीज आपस में मिलकर एक साथ काम करते हुए भारतीय थल सेना की रिक्वायरमेंट को पूर्ण कर सकते हैं। क्योंकि ऑर्डर रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, इस वजह से इस बड़े पाई में सबको हिस्सा मिलेगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।